नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। फुल लेंथ टेस्ट का 8वां वीडियो लेके आ गए हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 का 21 मई को पेपर है और ज़्यादा से ज़्यादा दिन अब 20 बचे हैं। और स्ट्रेटेजी का वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पेपर निकालना है तो, और नहीं निकालना है तो कोई बात ही नहीं, फिर तो यहाँ पे भी टाइम पास करो, वहाँ पे भी टाइम पास करो, कोई बात ही नहीं है उसके लिए। ठीक है, तो ये फुल लेंथ टेस्ट 8वां देख लेंगे और जल्दी से जल्दी टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करेंगे ताकि आपका फटाफट रिवीजन हो जाए। इसके बाद अपन जो साइकिल लेके आएंगे वो यूनिट वाइज लेके आएंगे। और यूनिट वाइज साइकिल कैसे लेके आएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ क्वेश्चन दिखा है, तो क्वेश्चन आप सीधा पढ़ेंगे और सीधा आंसर में ऑलरेडी मैं टिक करके ला लूंगा कि इसका ये आंसर है, ताकि जो वीडियो है वो आपका हद से 10 से 15 मिनट में वो खत्म हो जाएगा। तो 15 मिनट में आप अगर वो वीडियो लेके आना है आपके लिए, खासकर कि क्वेश्चन आपको सुने और सीधा आंसर पता चले, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ सर वो यूनिट वाइज वाली जो साइकिल लेके आने की बात कर रहे हो आप वो लेके आओ। ठीक है, तो कमेंट कर देना उसके लिए। तो चलिए, यहाँ पे समय ज़्यादा देने से अच्छा है कि सीधा टेस्ट देखते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे और आंसर जल्दी जल्दी सुनते चले जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष से विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा प्रभावी हुआ? फेमा एक्ट कब से प्रभावी हुआ है? ये हुआ है अपना 2000 से। ठीक है, 1999 का एक्ट है, 2000 से प्रभावी हुआ है। अर्थशास्त्र के पंचम क्षेत्र के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल। मतलब क्या है, जो जॉब होती है उसको बोला जाता है। ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य आधारित अर्थव्यवस्था का विचार किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना कार्ल मार्क्स, और यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक माना जाता है, पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कब पारित किया गया? तो अधिनियम पूछा है 1934 एक्ट। ठीक है, और स्थापना 1935 में हुई है कि निजी बैंक था। ठीक है, यहाँ पर आप आरबीआई के बारे में अन्य जानकारी भी दे सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। प्रारंभ में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर था, पूछा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कलकत्ता, फिर बाद में मुंबई हो गया। ठीक है, भारत में नोट निर्गमन का एकाधिकार किसे प्राप्त है, पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आरबीआई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई द्वारा नोट निर्गमन हेतु अपने पास कितना रिजर्व कोष रखना पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 करोड़ रुपए रखना पड़ेगा अपने पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं। निम्न में से मौद्रिक नीति का उद्देश्य पूछा गया, तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अर्थात डी का मतलब क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अर्थव्यवस्था में कीमत स्थिरता को बनाए रखना, देश में मुद्रा व साख की मांग एवं पूर्ति के मध्य संतुलन स्थापित करना और भारतीय मुद्रा का विनियमन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंक का रेट क्या है? डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो राइट आंसर सीधा जान लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, अर्थात क्या है, बी का मतलब बैंक रेट। आरबीआई द्वारा व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है इस रेट पर, बैंक रेट पर मतलब ब्याज पर। नकद आरक्षित अनुपात की मात्रा को कौन निर्धारित करता है, पूछा गया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। देखो हाँ, ये खासकर देखिए एसएलआर और सीआरआर का रेट पूछेगा, लेकिन बाकी आप पूछने का नहीं कि भाई रिवर्स रेपो रेट का अभी वर्तमान में क्या है, ये नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि हमेशा चेंज होता रहता है। सीमांत स्थायी सुविधा कब से प्रारंभ हुई, पूछा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 2011-12 से। नेक्स्ट है कि आरबीआई अपने ऋणों को गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों में डालते हैं, तो कितने दिनों में डाल देते हैं? ये राइट आंसर हो जाएगा 90 डेज में। अगर पैसा नहीं मिल पाए तो एनपीए घोषित कर दिया जाता है। उसको यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो बैठ के। उससे संबंधित कानून यहाँ लिखा है, प्रतिभूतिकरण कानून 2002। ठीक, नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या होता है, पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा नगद आरक्षित अनुपात। ठीक, नेक्स्ट है कि साख पत्र एलसी दिया जाता है, किस पर दिया जाता है? इसका राइट आंसर देख लो, ये दिया जाता है एक निर्यातकर्ता द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? इसका राइट आंसर जान लो। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आयात और निर्यात से। स्वाधार योजना का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना डी, मतलब कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए की गई थी स्वाधार योजना का स्टार्ट किया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। ठीक, नेक्स्ट है मुद्रा योजना का आरंभ कब से किया गया? तो आपको सभी को पता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिख रहा है कि ठीक है 10 लाख रुपए, ये सब चीज़ें आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये जरूर पढ़ लेना कि ऋण की जो श्रेणी है, शिशु ऋण, किशोर ऋण, तरुण ऋण। ठीक है, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना डी, अर्थात कृषि, लघु एवं छोटे मध्यम उद्योग और दुर्बल वर्ग। नेक्स्ट है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इसका हो जाएगा IMF। ठीक है, नेक्स्ट है इसका देखते हैं कि भाई वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा ए, IMF। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, देख लेना भाई। ठीक है, कि भारत की वृद्धि दर कितनी बोली है इसने? 12.5 बोली
21 में, ठीक है। और पिछला हिसाब आप देख लीजिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है इसके बाद भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन जारी करता है, यहाँ पे पूछा गया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे RBI लगा के आते हैं अगर आप लगाते हैं इसको तो। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किसने किया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्कर लुइस ने। ऑस्कर लुइस, ठीक है। भारत में गरीबी के अनुमान है तो निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर सीधा देखो, राइट आंसर अपने को राइट आंसर से मतलब है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बी, अर्थात 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। सिर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण विधि, पारिवारिक उपभोग व्यय। यहाँ पर आप व्याख्या देख सकते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं, कितने हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। बहुत सारे बैंकों को हटा दिया गया, पूर्व में 27 थे, अब 12 कर दिया गया। तो कौन कौन से बैंक का विलय कौन कौन से बैंक में हुआ ये देख लेना। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के सहयोग से। 1959 में ओडिशा में स्थापित है, यहाँ पे देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है, किससे होता है, इसका राइट आंसर जान लो। राइट आंसर हो जाएगा समुद्र के द्वारा। 95% व्यापार समुद्र से ही होता है, ठीक है। यहाँ पे आराम से एक्सप्लेनेशन दे सकते हो आप, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, पूछा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 1948, ठीक। यहाँ पे आप देखो पहली कब, दूसरी कब, तीसरी कब। तो पहले जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी थी पहली नीति के समय, ठीक है, उद्योग मंत्री। बाकी देख लीजिए। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति का प्रस्ताव में आता है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। राइट आंसर 1956 के बारे में बात हो रही है कि संयुक्त क्षेत्र का विचार सबसे पहले 1956 की औद्योगिक नीति में आया था, ठीक। विश्व में कौन सा उद्योग भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, कौन सा उद्योग है, सभी को पता है। इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना डी, सर्वाधिक कौन देता है, वस्त्र उद्योग अर्थात टेक्सटाइल, ठीक। प्राचीन का भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूती कपड़ा उद्योग। और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिख रही है कि भाई सबसे पहले तो फोर्ट क्लस्टर में 1818 में कोलकाता में स्टार्ट की गई थी। सर्वाधिक सूती वस्त्र कारखाने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में मिल जाते हैं। मध्य प्रदेश थर्ड है। 8 मूल उद्योगों के सूचकांकों में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, पूछा गया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विद्युत उत्पादन को दिया जाता है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करती है, किसके बदले, राइट आंसर हो जाएगा डी, अर्थात उपयुक्त सभी, ठीक है। स्वर्ण है भारत सरकार की प्रतिभूति और विदेशी प्रतिभूति, ठीक है। यहाँ कुछ शब्द दिए गए, उसको विचार करना। समाजवादी, स्वतंत्रता, समता, प्रभुत्व का संपन्न। तो इस आप टेस्ट में देख रहे हो कि इकोनॉमी का एकदम वर्चस्व था, इकोनॉमी ने हिला दिया होगा आपको, कुछ लोगों को हिला दिया होगा, कुछ लोगों को मचा गया होगा। तो राइट आंसर इसका जान लो कि भाई क्या है, 2 4 1 3 2 शब्दों में विचार करना है आपको, यह बताना था, अरेंज करना था। प्रस्तावना में जिस हिसाब से दिया उसके हिसाब से अरेंज करना था। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि प्रभुत्व संपन्न बोल रहा है, फिर उसके बाद बोल रहा है समाजवादी, फिर बोल रहा है कि स्वतंत्रता, फिर बोल रहा है समता, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी इस हिसाब से, यहाँ देख लो। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिशत एक मूलाधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाता है, पूछा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, अर्थात समता के अधिकार में आपको पता है कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता, खासकर धर्म के आधार पर। भारत में रहने वाला ब्रिटिश भारतीय नागरिक दावा नहीं कर सकता, किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का अधिकार नहीं कर सकता, इसका दावा नहीं कर सकता कौन, ब्रिटिश नागरिक, ठीक है। बाकी सब ये सब अनुच्छेद 19 से संबंधित है, ठीक है। यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, पूछा गया। तो यहाँ पे युग्म देखो, इसका राइट आंसर बता देते हैं सीधे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सही सम्मिलित नहीं है। राज्य के नाम का परिवर्तन राज्य विधानसभा की शक्ति नहीं है भैया, ये संसद करती है, विधानसभा कैसे कर लेंगी, ठीक है। अनुच्छेद कौन से, अनुच्छेद 2 और 3 में कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को। अनुच्छेद 2 और 3 एक बार अच्छे से देख लेना। एक राज्य के निर्माण से है और एक राज्य के नाम परिवर्तन, क्षेत्र विस्तार, इस टाइप से संबंधित है। तो अच्छे से देख लेना। 2 और 3 आ गया तो फिर कंफ्यूज करके गलत करके आओगे। तो यहाँ पे देख लो कि एक तो यही कंप्लीट हो गया कि राज्य का नाम सीमा में परिवर्तन करने की अभिन्न शक्ति संसद के पास है, तो अनुच्छेद 3 इससे संबंधित है, ठीक है। समझ में आ गया। और स्थापना अपना उसमें हो जाएगा अनुच्छेद 2 में। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त और सीमित नहीं किया जा सकता, कौन सा अधिकार है वो राष्ट्रीय आपातकाल में समाप्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन देखो, राइट आंसर बता देते हैं इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दिखा दे, हाँ ठीक है दिखा दीजिए। ये देखिए यहाँ पे देखिए, तो 358, 359 अनुच्छेद, 19 अनुच्छेद और 20 21 में कौन सा अनुच्छेद समाप्त होता है, कौन सा अनुच्छेद समाप्त नहीं होता है, सब देखो। फिर 20 21 अनुच्छेद में क्या है देखो। नेक्स्ट है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है, तो यह भी आपको बता दिया थोड़ी देर पहले। 358 में अनुच्छेद 300 देखो, 358 19 से संबंधित है और 359 20 और 21 से संबंधित है। और एक्सप्लेनेशन जो दी वो पढ़ेगा तो फिर उसका सब क्लियर हो जाएगा, यहाँ डाउट। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है, कौन सा है। 43 का ऑप्शन देखो यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखो,
कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के हिसाब से राज्य अपना शासन करता है, ठीक है, और योजनाएं बनाता है, बहुत सारे काम करता है। यहाँ एक्सप्लेनेशन के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ठीक है। कथन एक, कथन आर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्दों को परिभाषित नहीं करता है। संविधान केवल, और कथन कारण बोल रहा है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। कौन सा सही कौन सा गलत, ऑप्शन बताओ। यहाँ पे राइट आंसर देख लेते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, अर्थात क्या ए और आर दोनों सही है, परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो जो व्याख्या कर रहा है कथन आर वो गलत है, ये सही है बस, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद कि संविधान में किस अनुच्छेद में कानून के समान संरक्षण से का प्रावधान किया गया है। कानून के समान संरक्षण, राइट आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 14 में बोला जाता है ना, विधि के समक्ष समता। हाँ, ये वही की बारे में बात हो रही है। ये देखो यहाँ लिखा, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण अमेरिका। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। किसने कहा था, हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। केटी शाह के बारे में बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। संविधान सभा का गठन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। संविधान सभा का चुनाव 1945 में हुआ। संविधान सभा में कांग्रेस के 230 सदस्य थे। सही कथन का चयन करना है, राइट आंसर हो जाएगा डी, अर्थात सभी सही है, ठीक है। यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लो, ठीक। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में कौन सी महिला प्रतिनिधि शामिल नहीं थी। ऑप्शन देखो, राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, सी आर बालाजी। बाकी सभी वुमेन शामिल थी, तो ये 15-20 महिलाएं थी, उनके बारे में देख लो। देखो यहाँ नाम भी लिखे कुछ के, तो ये इनको देख लो और लिस्ट याद रख लेना। लिस्ट 2 बार भी पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी अंदाजा नहीं होना। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन से, तो सभी को पता है, मुझे लगता है किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया, तो प्रथम पूछा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा 2015 में बनाया जा रहा है संविधान दिवस 26 नवंबर को, ठीक है। संविधान सभा में सीटों का निर्धारण किन समुदाय के मध्य किया गया है, पूछा गया, तो कौन कौन से समुदाय के मध्य सीटों का निर्धारण किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम, सिख, सामान्य के। संविधान सभा के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, अभी के हिसाब से बात नहीं हो रही है। प्रांतों में देश शासन के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1919 में राज्यों में शुरू हुआ। उसका जनक कौन है, ये आप देख सकते हो, लियोनस कार्टियस के बारे में बात हो रही है। 1919 का अधिनियम कब लागू किया गया था, तो लागू कब किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 1921 में। अच्छे से देख लेना भाई, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन जल्दीबाजी में गलत भी कर सकते हो। अब ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अखिल भारतीय संघ के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है, 1935 अधिनियम के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन देख रहे हो, तो इसका राइट आंसर सीधा जान लो कि भाई क्या बारे में बात हो रही है। इसका देशी रियासतों को शामिल होना आवश्यक था, ये इसमें असत्य कथन है, बाकी सभी सही हो जाएगा कि भाई 11 ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर बनाना था भारतीय संघ का। ब्रिटिश प्रांतों को शामिल होना था और रियासतें आंतरिक मामलों में स्वतंत्र थी, ठीक है, ये था। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिख रही है, आराम से दिखिएगा। निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन बोल रहा है 1919 के एक्ट के बारे में बात हो रही है कि बोल रहा है कि प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 3 भारतीय शामिल किए गए। अधिनियम में उद्योग आरक्षित सूची में शामिल किया गया। सही कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, केवल बी सही है। 1919 के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 3 भारतीय शामिल थे, ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ दे सकते हैं आराम से, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1935 के अधिनियम के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 56 आराम से देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना डी, ठीक है। डी में क्या लिखा है, कांग्रेस को काफी हद तक संतुष्ट किया था 1935 का अधिनियम, जो कि गलत बोला जा रहा है, ठीक है, कांग्रेस संतुष्ट नहीं थी इससे। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करना है कि नीति निर्देशक तत्वों में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पे 4 बातें बोली जा रही कि भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना, भी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश एवं सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3, ठीक है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना, यह इसका कार्य है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर 44 भी तो इसमें आना चाहिए, आर्टिकल मतलब 44 भी तो समान नागरिक संहिता से संबंधित है, ये भी तो नीति निर्देशक तत्व है, तो ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है गांधीवादी सिद्धांत कौन कौन से पूछा गया है, ठीक है। ये चीज़ आप देखने से छूट गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि देखिए निम्नलिखित में से भारत का मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा तो सूची देखना ही पड़ेगा, एक बार पढ़ लेना जाकर के। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एक मौलिक कर्तव्य वाली, बाकी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो आराम से, ठीक। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई। अनुच्छेद पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद, जाकर के वीडियो देख लेना कि अनुच्छेद कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से देखने कौन कौन से नहीं देखने। सारे अनुच्छेद देखने जाओगे तो हो गया खेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, 59। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था। यह ऑप्शन देखिए, राइट आंसर इसके बाद हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 के बारे में बात हो रही है।
नेक्स्ट कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है भाई बताना। 61 का राइट आंसर ये हो जाएगा ए, लोक चुनावों में मतदान करना एक मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, 326 में आपको जरूर उल्लेख मिल जाएगा कि वयस्क मताधिकार से संबंधित है, संवैधानिक अधिकार है वो। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान कब किया गया है, कौन सा अनुच्छेद में किया गया। निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी, कानूनी सहायता दी जाएगी निःशुल्क। कौन सा अनुच्छेद है उससे संबंधित किया हो जाएगा, आर्टिकल 39A। समझाने को बहुत कुछ समझा सकते हैं लेकिन अभी समय आपका बचाना है, इसलिए थोड़ा सा कोशिश ये कर रहे हैं कि सीधा सीधा आंसर बताते चले। राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने की संवैधानिक प्रक्रिया है, किस प्रकार की प्रक्रिया है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, मतलब संसद के द्वारा साधारण प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया है, मतलब प्रक्रिया पूछा था आपको पता है ना कि साधारण प्रक्रिया के हिसाब से काम किया जाएगा, विशेष बहुमत और फिर विशेष बहुमत के साथ राज्य विधानसभा का भी उसमें सहयोग या स्वीकृति होनी चाहिए। इस टाइप से आपको पता है संशोधन होते हैं। ठीक है, तो ये वही उसी के बारे में बात हो रही। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, राइट आंसर बता देते हैं इसका। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, अर्थात ये सभी हो जाएगा कि भाई राजनीतिक व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण क्या है, लोकतंत्रवादी गणतंत्र है। ठीक है, संसदात्मक रूप से की सरकार है। ठीक है, संसद का उल्लेख मिलता है। सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता में निहित है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि प्रस्तावना में ऑलरेडी लिखा हुआ है, एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ये भी सही बात। ठीक, अब यहाँ कुछ संशोधन दिए गए हैं, इनका गलत मिलान करना है। गलत मिलान चुनिए, मतलब गलत मिलान है इसको अपन सही करना है कि भाई कौन सा सही कौन सा गलत। तो यहाँ पे देखो 26वां 24वां 9वां 35वां संविधान संशोधन, अब ये नंबर लिखा हुआ है, ये भी नहीं बताया कि भाई किससे संबंधित है, तो हम कैसे लगाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट होंगे तभी लगाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 35 संशोधन 1976, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी सही हो जाएगा। 35 नंबर का जो संविधान संशोधन है वो गलत है यहाँ पर। ठीक है, 10वीं अनुसूची से संबंधित था वो। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कि संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन था वो, तो राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर का संविधान संशोधन 1975। ठीक है, तो आप समझ में आया कि 1975 जो लाया गया था, कब लाया गया था, 39 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम था वो, और यहाँ पे बोला गया। ठीक है, निर्वाचन से संबंधित विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट, मतलब संसद। यहाँ पे देखो किसका कितना वेतन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की अर्हता मतलब योग्यता नहीं है पूछा गया, तो कौन सी योग्यता नहीं होती। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बोला जा रहा है, जज बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं बोला जा रहा है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी का मतलब क्या है, उच्च न्यायालय का 7 वर्ष का अधिवक्ता हो, बल्कि 7 वर्ष नहीं बोला जाता है, 10 वर्ष होना चाहिए। ठीक, निम्नांकित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया, कौन सा न्यायाधीश है वो, हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला। आपको पता है 1969 में राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है और ये चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, और मध्य प्रदेश में भी आपको पता है कि जज रह चुके। ठीक है, सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है आपको। यहाँ देखिए सूची 1 में क्या क्या दिया गया है, सूची 2 में क्या किया, इसका सूची का मिलान कर लो। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका सी का मतलब क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3421। 3421 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब क्या, भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखता है। ठीक है, उसका देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संविधान और विधि की मर्यादा रखते हैं। इसका संसद के सदस्य कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हैं। संघ के मंत्री सूचना की गोपनीयता करते हैं। 3421 इज द राइट आंसर। यह मिलान कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए आपको यहाँ पर देखिए शपथ के संबंधी प्रावधान प्रेसिडेंट का किसमें मिलता है, अनुच्छेद 60 में। ठीक है, यहाँ देख लेना। भारत की न्यायिक सक्रियता संबंधित है किससे है, तो ये हो जाएगा जनहित याचिका से। इसका यहाँ एक्सप्लेनेशन देखो, पीआईएल के बारे में बात कर रहे हैं और इससे संबंधित कौन है, 1986 पीएन भगवती जी और आर कृष्णा अय्यर द्वारा लाई गई थी। और सबसे पहले अगर किस देश में लाई गई तो अमेरिका हो जाएगा। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। पीएन भगवती जी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, वही है, आगे पीछे घुमा दिया। कौन भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा है, मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा है बोला गया तो कौन हो जाएगा इसका, KL वेग। तो इसकी लिस्ट आपने क्या बनाई है, नहीं बनाई ना कोई बात नहीं, बना लो जा करके, अभी भी टाइम है। 74वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से खर्च भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। संचित निधि पर कौन कौन से कौन सा वेतन पेंशन इस टाइप की चीज भारित नहीं है पूछा गया, तो राइट आंसर इसका जान लो। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की परिलब्धियां एवं भत्ते, बाकी सभी संचित निधि पर भारित है। उच्चतम न्यायालय, यूपीएससी और ऋण जिनके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पर कि 75 नंबर क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो वित्त मंत्री नहीं रहा है, भाई पूछा गया, नहीं रहा। फाइनेंस मिनिस्टर नहीं था, PV नरसिम्हा राव नहीं था फाइनेंस मिनिस्टर, बाकी सभी थे, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, मोरारजी देसाई। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे देख लो एक्सप्लेनेशन। ठीक, भारतीय बजट के प्रणेता कौन है भाई,
ये राइट आंसर हो जाएगा जेम्स विल्सन, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिखा हुआ है जो कि इंग्लिश में देख लो, इसका यहाँ पे हिंदी में देख लो कि क्या बोल रहा है। प्रथम बजट किसने पेश किया? सनमुखम शेट्टी ने। गणतंत्र भारत का पहला जॉन मथाई ने। सर्वाधिक बार मोरारजी देसाई ने। बजट पर टीवी पर प्रसारण कब हुआ? 1992 में। कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? 112। राज्य का बजट 202 अनुच्छेद आएगा, ठीक है। 2002 लिखा है, 202 अनुच्छेद है। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत वायसराय केनिंग के द्वारा शुरू की गई। सही मिलान का चयन करना है, यहाँ पे कुछ बोला लोकसभा की सीट। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और बता रहा हूँ। यहाँ लोकसभा की सीट याद करो, राज्यसभा की सीट याद करो, विधानसभा की सीट याद करो, विधान परिषद की भी सीट याद करो। सर इतना सारा मत बताइए, कुछ याद ही नहीं होता, ये तो करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा किसी भी तरीके से करो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा ना तो फिर गलत नहीं होना चाहिए अपना। मेरा उद्देश्य है कि आपको पास होना है, जो जो ये वीडियो देख रहा है वो सब पास होना चाहिए। फिर कल की डेट में फ़ोन आना चाहिए, कमेंट आना चाहिए, सर हमारा हो गया। कितना अच्छा लगेगा आपको भी मुझे भी। यहाँ पे देख लो, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। सही मिलान नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में 48 बोला जा रहा है, जो कि 48 नहीं है। देखिए यहाँ पर किस में कितनी है, यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं। ये सर्वाधिक आपको पता है यूपी में 80 है, महाराष्ट्र में 40, पश्चिम बंगाल में 42 न कि 48, मध्य प्रदेश में 29 है, राज्यसभा की 11 हो जाएगी, दिल्ली में 7 हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आप देख लेना। नेक्स्ट है कि संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 31, ठीक है। यहाँ पे देख लो, संविधान संशोधन कौन सा है? 31वां हो जाएगा। हिंदी में देखना है तो हिंदी में देखो, यहाँ पे लिखा है 1973 में हुआ था ईयर, और 31वां नंबर का। तो ये बोल रहा है कि 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी, और यूटी में किया गया था कि 25 से घटा करके 20 कर दी गई थी। अब इधर बढ़ाओगे तो उधर तो घटाने पड़ेगा ना। 3 टेपर से लेकर के दुनिया भर के लोग अभी आने हैं, हॉर्न बजना है। कभी कभी लगता है कि शहर के बीच में रहना भी एक नुकसानदायक है, खासकर पॉश एरिया में अगर आप रहते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक। इतना शोर शराबा होता है कि आप कुछ काम ही नहीं कर सकते, खासकर अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे तो। हाँ, लेकिन ये तो कर सकते कि सर एंटी नॉइस वाला समथिंग कुछ यूज़ करो, तो हाँ फिर लाखों रुपए तो कमा रहे हैं हम यूट्यूब से, जिससे कि हम ले लें इससे, ठीक। और आपकी तरफ से इतना सपोर्ट मिलता है कि जैसे कोई सीमा ही नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों को संबंध नहीं किया जाता, पूछा गया तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्राक्कलन समिति, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों को संबंध नहीं किया जाता, मतलब कि जो सदस्य हो जाते हैं सीधे लोकसभा के ही होते हैं। यहाँ पे 30 मेंबर हो जाएंगे लोकसभा के ही, बाकी राज्यसभा का एक भी सदस्य यहाँ पे नहीं रहेगा। संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यकता है। विधायन मतलब विधेयक के बारे में बात हो रही है, तो कौन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर देख लो। राइट आंसर हो जाएगा डी, अर्थात सभी के बारे में बात हो रही है कि एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर आपको पहले सहमति लेनी पड़ेगी। ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित नहीं है, तो इसका देखिए थर्ड, राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने से संबंधित, और धन विधेयक, अगर ये सब चीज़ें लानी है आपको तो राष्ट्रपति से पहले स्वीकृति लेनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं भाई, यहाँ पे देख लो। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, जब मत बराबर हो, मतलब निर्णायक मत के बारे में बात कर रहे थे। ऐसे क्वेश्चन देखो, ये तो कीवर्ड है, ये जो आप अगर हिंदी मीडियम वाले तो ये भी फंस जाते हैं पे कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं। अगर ये एग्जैक्ट वर्ड नहीं पढ़ा होता, इंग्लिश मीडियम वाले तो देखो इंग्लिश में पढ़ते तो उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता ये सब चीज़ से, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बेचारे ये गलत करके आ जाते हैं। कास्टिंग वोट क्या होता है? हाँ, कुछ और होता होगा। यहाँ पे अगर निर्णायक मत लिखा होता तो सभी हिंदी मीडियम वाले सही कर लेते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले अगर तो वो तो इंग्लिश में देख ही लेंगे ना। नेक्स्ट है इसके बाद क्या अनुच्छेद इस 100 से संबंधित है, ठीक है। संसद के अधिकारियों से सम्मिलित है, तो संसद के अधिकारियों से सम्मिलित कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर राइट आंसर इसको देख लो। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और सभापति, ये सब संसद के अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य वित्तीय विधायन में चरण शामिल होते हैं। जो सामान्य वित्तीय विधायन होता है उसका चरण पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लो यहाँ पे पहला ऑप्शन देख लो, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बजट का प्रस्तुतिकरण, फिर बजट पर चर्चा, फिर विनियोग विधेयक, और फिर वित्त विधेयक को पारित करना। यहाँ पे देखो अनुच्छेद 116 ए संबंधित है, और यहाँ पे कार्यवाही के बारे में बात बोली जा रही है, और ये सब चीज़ें हिंदी इंग्लिश वाले देख सकते हो। राज्यसभा किसी धन विधेयक में संशोधन करती है तो क्या होगा? क्या होगा भाई बता दो, यहाँ पर ऑप्शन देखो, राइट आंसर बता देते इसका राइट आंसर हो जाएगा कि धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है। उसके द्वारा दी गई सलाह लोकसभा के मानने हेतु बाध्य नहीं है, मतलब बाध्यकारी नहीं है। तो राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन करती है, संशोधन कर ही नहीं सकती, मतलब ये बात हो रही है। धन विधेयक पर राज्यसभा को सुप्रीम राइट नहीं है, लोकसभा को है वो, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि लोकसभा का सचिवालय नियंत्रित होता है, कैसे नियंत्रित हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है। इनमें से लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहा है, कौन लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहा है? तो सर इसकी भी लिस्ट याद रखनी पड़ेगी, हाँ बिल्कुल रखनी पड़ेगी भाई। राइट आंसर हो जाएगा सर के कामराज, यहाँ पे ये लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद यहाँ ऑप्शन देख लो, यहाँ पे ये 2-4 चीज़ देख लेना। बलराम जाखड़, JMC पाल योगी और नीलम संजीव रेड्डी 2 बार रह चुके, ठीक है, याद रखना 2 बार रह चुके। जो खासकर ये चीज़ तो याद ही रख लो, पहला और याद रख लो, वर्तमान याद रख लो, महिला याद रख लो। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है भाई? ये राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष का, यहाँ पे बता दिया था इसके पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद कि भाई
यहाँ पे देखो, ठीक, विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से एक है। कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा सातवीं अनुसूची के संबंधित है ये, ठीक है। केंद्र राज्य के बीच में जो विषय है उसके बारे में उल्लेख है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। कब हुई थी? 89 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा दहेज उन्मूलन विधेयक पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, यूपीएससी तक में पूछा जाता है, तो फिर एमपीपीएससी है। यहाँ पे देखो 10 दहेज प्रतिशत अधिनियम आया था 1961, तब यहाँ पे संयुक्त बैठक बैठी गई थी। फिर दूसरी बार बैंककारी सेवा आयोग 1978 में बैठी गई थी, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद की क्वेश्चन देख लो। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो यहाँ अनुच्छेद देखो, काफ़ी टफ क्वेश्चन नजर आता है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा 123, ठीक है। अध्यादेश के बारे में बात हो रही थी, बस घुमा दिया था, इतना अच्छा सा घुमाया कि आप ये भी नहीं सोच पाए कि अध्यादेश के बारे में बात हो रही, ठीक। तो राज्यपाल भी अध्यादेश देता है, हाँ ठीक है, 213 के तहत देता है, 6 सप्ताह तक प्रभावी होता है वो, और उसके बाद आपको मंजूरी देनी पड़ेगी। यहाँ पर मतलब संसद के माध्यम से काम करना पड़ेगा। फिर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पे देखो, पहला कथन बोल रहा है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्र अवसान पर व्ययगत हो जाता है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया गया है, लोकसभा के विघटन पर व्ययगत नहीं होता। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और इस टाइप की यहाँ पे 4-5 पॉइंट मिलते हैं। अगर आप लक्ष्मीकांत से पढ़ते तो वहाँ पे 4-5 पॉइंट मिलेंगे, और अगर वहाँ नहीं मिला तो फिर आप गूगल कर लेना, इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है, और ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर जान लो। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थात केवल 2 सही है, ठीक है, केवल 2 सही है। तो यहाँ पर अगर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा तो फिर और भी अच्छी बात है, लेकिन एक्सप्लेनेशन उतनी खास दी नहीं गई है, लेकिन आप जाकर के देखिएगा इसके संबंधित में, ठीक है। नेक्स्ट है इसका, और अनुच्छेद 85 भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इसी से रिलेटेड है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है पूछा गया? तो राइट आंसर देखो, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा इसका सी सही है। मतलब क्या बोल रहा है? अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। तो कौन से अधिकार के बारे में बात हो रही है? मूल अधिकार के बारे में बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, मौलिक अधिकार के बारे में बात हो रही है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को बताएगा कि भाई ऐसे ऐसे हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है। ये सब बातें बोली जा रही है। राइट आंसर कितना हो जाएगा? 78 में कर्तव्य, 75 में प्रधानमंत्री का उल्लेख मिलता है, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75 में हो जाएगा, 78 में कर्तव्य हो जाएगा। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है पूछा गया? तो राइट आंसर जो है इसका 25 हो जाएगा, लेटेस्ट हो जाएगा। अभी आंध्र प्रदेश आपको पता ही है। 95 नंबर का क्वेश्चन है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में विकसित हुई थी ये प्रणाली, ठीक है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो किसमें प्रतिबिंबित होता है? ये राइट आंसर हो जाएगा इसका उद्देशिका में, ठीक है, प्रियम्बल में, प्रस्तावना में, ठीक। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे, यह उपबंध किसमें उल्लेख किया गया है? ये आपको पता है, मूल कर्तव्य में उल्लेख मिलता है। तो मूल कर्तव्य जो 11 है, सब पढ़ लेना एक बार जाकर के, 1 से 2 बार पढ़ लेना तो आराम से काम होगा। उच्चतम न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है पूछेगा? उच्चतम न्यायालय की अवमानना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 129, और इसकी व्याख्या यहाँ पे पढ़ लो, ठीक है। यहाँ देखो, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। किसको अभिभाषण देता है? कैसे अभिभाषण देता है? क्या बात बोली जा रही है? ऑप्शन देखो, राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, अर्थात एक साथ संवेद सदन, संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण की शुरुआत की जाती है। 87 अनुच्छेद इससे संबंधित है। यहाँ पे देख लो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निरर्थताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नांकित में किसकी राय लेगा? किसकी राय लेगा भाई? अनुच्छेद 103 के तहत। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, इलेक्शन कमीशन के तहत, ठीक है। अगर संसद सदस्य से संबंधित है तो निरर्थता मतलब उसको हटाया जाना है, किसी प्रकार की योग्यता अयोग्यता के बारे में बात हो रही है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.